चलो तो शुरू करते हैं बच्चों। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार तब तक रिवीजन ले लेते हैं। कल हमने ये सारी चीजें देखी थी कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किस तरीके से बिजनेस किया, एग्रीकल्चर सेक्टर की हालात क्या थे, फीचर्स क्या थे, लो लेवल प्रोडक्टिविटी थी, क्यों थी, क्योंकि किसानों के साथ टिलर्स के पास सरप्लस नहीं बचता था जिससे वो इन्वेस्ट करके अपने फर्टिलाइजर्स वगैरह या फिर जो भी सुविधाएं हैं खेती करने के लिए, जो भी एडवांसमेंट है उसको इकट्ठा कर सकें। लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, खेती बाड़ी में खर्चे भी बहुत लगते थे। लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का कोई साधन नहीं था, बारिश पर डिपेंडेंट थे, बारिश हुई तो ठीक, नहीं तो कोई वो नहीं है। सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग, कुछ सिलेक्टेड लोगों को लैंड होल्डिंग दे दी गई और उनसे और उसके बाद वो जो जिनको जमीनें दी गई अंग्रेजों के द्वारा, उनको क्या बोला गया कि ये क्या है, जमींदार हैं। और फिर उनसे, उन जमींदारों ने क्या किया कि कुछ किसानों को, जिनको टिलर्स बोला गया, उनको किराए पर, रेंट पर जमीनें दे दी कि आप खेती बाड़ी करो और हमको साल भर में इतना फिक्स किराया दे दो। और ये कोशिश की कि इनके पास सरप्लस ना बचे। लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन, सब डिविजन ऑफ होल्डिंग। उसके बाद क्या था, कॉजेस ऑफ स्टेग्नेशन एंड बैकवर्ड। खेती मतलब जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो डूब गया, उसमें लॉसेस हुए, ग्रोथ नहीं हुआ उसका। उसकी वजह क्या थी, व्हाट आर द रीजंस। लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम था, इतना ज्यादा वसूली हो जाती थी बंगाल प्रेसिडेंसी रूल्स के हिसाब से कि किसानों के पास खाने पीने के लिए ही नहीं बचता था, तो वो खेती बाड़ी क्या करते, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी लाते खेतों के लिए वो। उसके बाद फिर कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, यानी अंग्रेज वो प्रोड्यूस, वो गुड्स प्रोड्यूस कराने की कोशिश करते थे जिनसे पैसा मिले, खाने पीने का हो या ना हो, लेकिन जिनसे पैसा मिले, जो जिनका कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, जिनसे इनकम ज्यादा जनरेट हो, वो वाले प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराने की कोशिश करते थे। पार्टीशन की वजह से क्या हुआ कि जितने भी प्रोडक्टिव एरियाज थे या प्रोडक्टिव फार्म्स थे, खेत थे, वो सारे के सारे मैक्सिमम कहाँ चले गए, पाकिस्तान में। लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, और अंग्रेजों की ये जो पॉलिसी थी उसके हिसाब से ये लोग क्या करते थे, खेती के लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते थे या करते ही नहीं थे, ना के बराबर इन्वेस्टमेंट हुआ करता था इनका। उसके बाद अब आते हैं एग्रेरियन के बाद, यानी खेती के बाद अब हम आते हैं इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में हम आकर के देखते हैं कि इंडस्ट्रीज के क्या हालात थे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल। अंग्रेजों के जमाने में भारत इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? इवन एज द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट, इवन भारत देश का जो दुनिया में, विश्व में प्रसिद्ध जो इंडस्ट्री थी, जिसको क्या बोला गया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी डूब गई, वर्ल्ड वाइड फेमस थी, ये भी क्या हो गया, इसमें डिक्लाइन आ गया। नो करेस्पॉन्डिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज बेस वॉज अलाउड टू कम अप, प्राइड ऑफ प्लेस सो लॉन्गर इंजॉय द फार्मर। मतलब कभी भी अंग्रेजों ने ये कोशिश नहीं की कि भारत में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दिया जा सके, या फिर कोई दूसरी मॉडर्नाइज इंडस्ट्रीज को डेवलप करें ताकि इंडिया में भी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो। उसका मजा, उसका जो इंजॉयमेंट है लॉन्ग टर्म तक, ये हिंदुस्तानी किसान ले सकें, ये उनकी मंशा नहीं थी या उनकी इच्छा नहीं थी, और उन्होंने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए कि इनका डूबना है तो इंडस्ट्री ये डूब जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। दिस सेक्टर नीडेड मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी उसमें मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी, डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत थी और पैसे की जरूरत थी कि इसमें कुछ और इन्वेस्टमेंट किया जाए। लेकिन अंग्रेज बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि इस पर कोई पैसा लगाया जाए या मॉडर्नाइजेशन किया जाए। वो तो आपको किस तरह, एक फीडर इकोनॉमी, अंग्रेजों की क्या कोशिश थी, देखो इकोनॉमी में भी क्या हो गई, फीडर इकोनॉमी,
फीडर। फीडर का मतलब क्या होता है? जिससे आप सिर्फ चीजें निकाल लो, उसमें कुछ डालो मत, बल्कि उससे निकाल लो। सिर्फ देने वाला जो हो, जो सिर्फ आपको कुछ दे, आपसे कुछ ले नहीं, उसको कहा जाता है फीडर। तो अंग्रेजों ने इंडियन इकोनॉमी को क्या कर दिया? फीडर इकोनॉमी कर दिया था, कि वो हमसे सब कुछ ले लेते थे लेकिन हमको कुछ भी बदले में नहीं देते थे। हमारा जो नीड था मॉडर्नाइजेशन का, डाइवर्सिफिकेशन का, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का, वो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। हमें सिर्फ डेवलपिंग या डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड की तरह इस्तेमाल ना करके हमें किस तरह इस्तेमाल किया? मतलब ये नहीं किया, बल्कि क्या किया? फीडर की तरह इस्तेमाल हमारा उन लोगों ने किया। हमारे से मतलब है इंडियन इकोनॉमी से। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड वाज द पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। उन्होंने क्या कर दिया? सिस्टमैटिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया, बल्कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। यानी जो भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज थी उनको भी खत्म कर दिया। इट वॉज टू फोल्ड पॉलिसी। टू फोल्ड पॉलिसी थी कि टू इम्प्लीमेंट टू थिंग्स। उनका मेन पर्पज जो होता था वो क्या था? कि दो चीजें इंप्लीमेंट करो। टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। पहला, इंडिया का जो स्टेटस था, एक्सपोर्टर थे ये रॉ मटेरियल के, इसको क्या कर दो? कम कर दो। इनका स्टेटस कम कर दो कि ये एक्सपोर्टर ना रह जाएं बल्कि इंपोर्टर हो जाएं। टू टर्न इंडिया इनटू ए स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये कोशिश उन्होंने की कि रॉ मटेरियल का जो इंपोर्ट होता है वो पूरा का पूरा इंपोर्ट ब्रिटेन को चला जाए, और ये लोग किस तरह के हो जाएं, यानी इंडियन मार्केट कैसा हो जाए? ये सिर्फ रॉ मटेरियल के इंपोर्टर रह जाए, मतलब फिनिश्ड गुड के, फिनिश्ड प्रोडक्ट के ये क्या हो जाएं? इंपोर्टर हो जाएं। फिनिश्ड गुड के इंपोर्टर का क्या मतलब है? फिनिश्ड गुड का इंपोर्टर होने का मतलब ये है कि ये रॉ मटेरियल बनाए, मतलब इंडियन जो फार्मर है वो रॉ मटेरियल डेवलप करें। जैसे कॉटन डेवलप कर दे, कॉटन प्रोड्यूस कर ले, कॉटन की खेती करे, और वो कॉटन अंग्रेज कहाँ लेके चले जाएं? ब्रिटेन। और वहां से फिर कपड़े बना करके ले आए और भारतीय बाजारों में बेचे। ये उनकी इच्छा हुआ करती थी। टू टर्न होम कंट्री। मैक्सिमम एडवांटेज किसको मिल सके? होम कंट्री यानी ब्रिटेन को। सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइजेस। मतलब ज्यादा से ज्यादा कीमत में वो उसको बेचना चाहते थे। स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। डिके ऑफ इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, स्लो प्रोग्रेस ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। डिके ऑफ इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मतलब जो टॉप वर्ल्ड वाइड फेमस इंडस्ट्री थी, वर्ल्ड वाइड जो फेमस इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट इंडिया की, उसको उन्होंने धीरे धीरे करके खत्म कर दिया। और जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसका जो ग्रोथ रेट था वो बहुत स्लो था, वेरी स्लो प्रोग्रेस हुआ करने की वो लोग कोशिश करते थे कि बहुत धीरे धीरे हम मॉडर्नाइजेशन इंडियन मार्केट का करें, एकदम से ना कर दें ताकि ये हमेशा के हमेशा पिछड़े ही रह जाएं। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट में जो डाउनफॉल आया उसमें क्या? The British rule in India lead to the decay of indigenous handicrafts in many ways, discussed as under। किस तरीके से खत्म करने का किया? इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब ये है कि अंग्रेज जो टैक्स लगाते थे वो डिस्क्रिमिनेटरी लगाते थे, यानी अलग अलग पर्सन पर अलग अलग लगता था। This policy allowed free export of raw material from India and free import of Britain-made goods to India। क्या था इसमें डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यानी जो टैक्सेशन सिस्टम था वो डिफरेंट था, अलग अलग था, भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। तो भेदभाव करते थे, क्या करते थे कि भारत से यदि आप गुड्स एक्सपोर्ट करोगे ब्रिटेन तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री है वो। उसके बाद
यदि आप ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड इंडिया में मंगाओगे, इंडिया में खरीदोगे, ब्रिटेन से खरीदोगे, तो भी आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर डिस्करेज्ड बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। मतलब रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड जो ब्रिटेन से रिलेटेड था उसको तो टैक्स फ्री रखते थे, लेकिन जो हमारी इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट, उसमें वो क्या करते थे, भारी मात्रा में टैक्स लगाते थे, बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज किया करते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोगों ने बनाना ही हैंडीक्राफ्ट बंद कर दी, क्योंकि कॉस्टली था, बिकता ही नहीं था, टैक्स भरना पड़ता था, इसलिए लोगों को प्रॉफिट ही नहीं बचता था। तो बनाना ही धीरे धीरे करके खत्म करने की कोशिश इन लोगों ने की। द लीड टू डिक्लाइन इट लीड टू डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट बोथ इन डोमेस्टिक एज वेल एज in international market on one hand and easy entrance of British made goods in India on the other hand। एक हाथ में तो उन्होंने किया एक तरफ कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसमें टैक्स इतना इम्पोज कर दिया कि लोगों ने उस पर काम ही करना बंद कर दिया, लोगों ने हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाना ही बंद कर दिए। उसके बाद दूसरा उन्होंने क्या करा अंग्रेजों ने कि उनके यहाँ जो भी ब्रिटेन में गुड्स बनता था उसको इंडिया में इंपोर्ट कर करके उसको बढ़ावा देने लगे। चूंकि वो सस्ते होते थे इसलिए लोगों ने उसको खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों की इनकम ही नहीं हुआ करती थी। लो प्राइस्ड मशीन मेड गुड्स, मशीनों से बना करके मशीन प्राइस्ड गुड्स इंडिया में ला करके बेचते थे और उनकी डिमांड बढ़ गई और हैंडीक्राफ्ट की डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि ये कॉस्टली थे और जो ब्रिटेन के गुड्स थे वो सस्ते हुआ करते थे, टैक्स नहीं लगता था उनमें। उसके बाद इससे क्या हुआ, भारत देश में जब हैंडीक्राफ्ट कोई भी इंडस्ट्री खत्म होती है तो उससे जितने भी जुड़े रोजगार के साधन है वो भी धीरे धीरे क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो भारत में क्या हुआ, फिर धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म होने लगी। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलने लगा। कहते हैं ना, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज है। मतलब जो अच्छा प्रोडक्ट होता था, क्वालिटी प्रोडक्ट होता था इंडियन मार्केट का, हैंडीक्राफ्ट हैंडमेड होता था, उसको धीरे धीरे उन्होंने खत्म कर दिया क्यों, और टैक्स लगा करके महंगा कर दिया। और जो उनके गुड्स थे विदेशियों के, वो सस्ते करते थे क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगाते थे ये लोग। तो इसलिए, और लोगों की इतनी इनकम होती नहीं थी कि वो महंगे प्रोडक्ट खरीद सकें, उनको क्वालिटी से धीरे धीरे लेना देना नहीं, क्योंकि सर्वाइवल करना है, जीवन जीना है तो क्या करोगे, कैसे ना कैसे भी तो जीना पड़ेगा। तो धीरे धीरे लोगों ने अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल ली, अपनी पसंद बदल ली। हैंडीक्राफ्ट इंडियन मेड मार्केट को उन्होंने शिफ्ट धीरे धीरे करके अपने आप को शिफ्ट कर लिया ब्रिटिश प्रोडक्ट को, और उसी के धीरे धीरे हम गुलाम होते चले गए, जिनका नतीजा आज भी हम गुलामी उसी की कर रहे हैं। हम आज भी विदेशी कल्चर को ही अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे करके हमारे दिमाग में वो चीज भर दी थी। तो चेंज हो गया। उसके बाद फॉल इन इनकरेजमेंट टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इनकरेजमेंट यानी जो साहस था, जो लोगों का ये था कि नहीं यार हमें हैंडीक्राफ्ट बनाना है, हमारा टैलेंट है हैंडीक्राफ्ट, हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं हैंडीक्राफ्ट के मामले में, धीरे धीरे लोगों ने उसको खत्म कर दिया, क्योंकि वो इतना महंगा होता था, इंटरनेशनली रिकॉग्निशन ही नहीं मिलता था। क्योंकि देखो, नवाबों ने, प्रिंसेस ने, इन राजाओं ने क्या करा कि धीरे धीरे टैक्स जब बढ़ा दिया तो लोग, अब टैक्स बढ़ने से स्वाभाविक सी बात है चीजें महंगी हो गई, तो लोगों ने खरीदना ही कम कर दिया, धीरे धीरे खत्म ही कर दिया, और धीरे धीरे इंडियंस ने बनाना भी खत्म कर दिया क्योंकि बिकता ही नहीं था। तो उन्होंने भी कोशिश ये की हम वो प्रोडक्ट बनाए जिससे हमारा जीवन यापन हो सके। सेकुलर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर कॉलोनियल रूल, फर्स्ट ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ इंडियन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जो भारतीय बाजार थे, जो उद्योग थे, जिनको से एम्प्लॉयमेंट मिलता था, जिनसे मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी, गुड्स प्रोड्यूस होते थे, उनको धीरे धीरे इन्होंने खत्म कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। टू हैव कम फ्रॉम सर विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फ्रॉम 1833 से 1835 तक। ये बंदा जो था विलियम बेंटिक, इसने whose powerful and enduring image of the effect of British mill cloth on the Indian cotton industry was quoted by Karl Marx in Das Kapital. The masonry hardly finds a parallel in the history of commerce.
द बोन्स ऑफ द कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मतलब इस दौरान इन्होंने क्या किया कि जो इंडियन इंडस्ट्री थी उसको खत्म करके और धीरे धीरे जो ब्रिटेन इंडस्ट्री थी फिनिश्ड गुड वाली, उसको धीरे धीरे इन लोगों ने बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इंडिया वाज ए मेजर प्लेयर इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट फॉर टेक्सटाइल। हम हैंडीक्राफ्ट मतलब हैंडमेड क्लॉथ, टेक्सटाइल्स 18th सेंचुरी में दुनिया में नंबर 1 थे, एक्सपोर्टर थे हम। लेकिन धीरे धीरे हम क्या हो गए, सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर हो गए, बल्कि फिनिश्ड गुड के इंपोर्टर हो गए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी ऐसी हालत कर दी थी। फिर स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। मॉडर्न इंडस्ट्रीज का ग्रोथ स्लो था। क्यों था? इट इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज प्रोग्रेसिंग बट इट वाज नॉट एट द डिजायर्ड रेट। lopsided growth था। During the second half of the 19th century, modern industries began to take root in India. देखो आधी सेंचुरी मतलब 1900 यूं समझो 30 के बाद, जब उन्होंने गांधी जी ने एक आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन किया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विदेशी कपड़ों को की होली जलाई गई थी। ये उन्होंने कुछ कदम महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे स्टेट्स में, बंगाल में इस तरह से कुछ उठाए गए थे, जिसके बाद फिर हमने क्या किया, हमारी भी इंडस्ट्रीज थोड़ी बहुत डेवलप होना शुरू हो गई धीरे धीरे करके। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स यानी मशीनें, इंडस्ट्रियल प्लांट, इक्विपमेंट, ये हमारे पास नहीं थे क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से हमारे पास कैपिटल गुड्स नहीं थे। तो मशीन मेड हमारे पास गुड्स नहीं हुआ करते थे। हैंडमेड और लेबर से काम किया हुआ गुड्स हमारे पास हुआ करता था। तो उसमें क्या होता है, उसमें कॉस्टली होता है, और जिसकी वजह से हम बहुत धीरे 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 प्रोग्रेस करना शुरू हुए। लोअर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। भारत के जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो आपने नेशनल इनकम चैप्टर में पढ़ा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका बहुत कम कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रीज का बहुत कम कंट्रीब्यूशन हुआ करता था देश की तरक्की में या फिर इनकम, नेशनल इनकम में। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर था, उसका एक लिमिटेड स्कोप था कि उसकी इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। जैसे क्या, रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। इनके अलावा और पब्लिक इंडस्ट्रीज यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थे। पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सटेंड टू डेवलपमेंट ऑफ दोज इंडस्ट्रीज विच वर स्ट्रेटेजिक फॉर इट्स ग्रोथ लाइक कैपिटल गुड्स। गवर्नमेंट उनमें हाथ ही नहीं डालती थी जहां पर कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन, इक्विपमेंट, इनकी जहां भी जरूरत होती थी, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट उनमें हाथ ही नहीं डालती थी कि इनमें पैसा लगाना ही नहीं है अपने को। फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉरेन ट्रेड का क्या स्टेटस था, तो ये समझते हैं। इंडिया हैज बीन एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम, बट the restrictive policy of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure composition। वही जो हमने अभी तक पढ़ा वही है कि उन्होंने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को यानी इंडियन इकोनॉमी को खत्म किया धीरे धीरे, और अपनी ब्रिटिश जो इंडस्ट्री थी, फॉरेन जो ट्रेड था ब्रिटेन का, वो कुछ उसको बढ़ावा दिया। स्टेटस ऑफ इंडिया एज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड बना दिया। हम क्या थे, रॉ मटेरियल के सप्लायर हो गए और फिनिश्ड गुड के परचेजर हो गए। सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एटसेट्रा, ये सारी चीजें हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, और वो मोनोपोली कंट्रोल, ब्रिटेन ने फिनिश्ड प्रोडक्ट पे मोनोपोली कंट्रोल कर लिया, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट था। मोनोपोली यानी सिंगल कंट्रोलर था, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन रूल। एज ए रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन एंड रेस्ट वाज द कंट्रीज लाइक चाइना, सिलोन, श्रीलंका एंड पर्सिया, ईरान। मतलब मैक्सिमम जो बिजनेस हुआ करता था भारत का, वो ब्रिटेन से होता था, या फिर थोड़ा बहुत चाइना
श्रीलंका या फिर पर्सिया यानी ईरान से हुआ करता था। बाकी सब उन्होंने अब मोनोपोली करके मैक्सिमम चीजें अपने कब्जे में ले ली थी। द ओपनिंग एंड स्यूज कैनल इन 1869 आल्सो देखो ट्रेड ओपनिंग स्विच इन्होंने ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन फॉरेन ट्रेड एज इट reduced द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोवाइडेड ए डायरेक्ट रूट फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। इन्होंने क्या करा, डायरेक्ट रूट दे दिया इंडिया और ब्रिटेन का। नाउ देयर वाज नो नीड टू सेल थ्रू अफ्रीका, मतलब पहले क्या ब्रिटेन जाने के लिए साउथ अफ्रीका से जाना पड़ता था, तो धीरे धीरे उन्होंने डायरेक्ट रूट दे दिया समुद्र के रास्ते से ब्रिटेन और इंडिया का। जो समुद्री जो पहले रूट साउथ अफ्रीका से हुआ करता था उसको खत्म ही कर दिया। मिस यूज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस। India's foreign trade generated huge export surplus, but this surplus came at a huge cost to the country's economy as it lead to drain of Indian wealth। इसकी वजह से जब हमारा जो ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस होने लगा, किसको होने लगा, ब्रिटेन को, और वहां से हमको कम पैसा मिलता था और उसकी कॉस्ट ज्यादा लगती थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे इंडियन जो वेल्थ थी, भारतीय जो संपत्तियां थी, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गई। सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज, फूड, ग्रेन्स, क्लॉथ, केरोसिन एटसेट्रा वर स्कैर्सली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट। खाने के अनाज, पहनने के कपड़े, केरोसिन, मिट्टी का तेल, ये सब की कमी होने लग गई, क्योंकि ये सब अंग्रेज क्या करते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे। दिस एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया। इससे भारत में कोई सिल्वर या गोल्ड नहीं आता था, बल्कि कुछ पैसे थोड़े बहुत जीवन यापन के लिए अंग्रेज हमको दे दिया करते थे, ताकि हम मजदूर की तरह मजदूरी करते रहें और मजा अंग्रेज लूटते रहें। दिस सरप्लस was used to make payment for the expenditure incurred by an office set up by the colonial government in Britain and also to fight war fought by the British government. Invisible items or the services like shipping, communication, etc. were imported and export surplus was used to pay the import of invisible। मतलब टोटल वो अपने सुविधाओं के लिए, अपने आने जाने के लिए, अपने कम्युनिकेशन के लिए पूरा का पूरा पैसा इस्तेमाल करते थे और भारतीय लोगों को थोड़ा बहुत जीवन यापन के लिए दिया करते थे बस। ग्राफिकल कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल सजेस्टेड ऑल द फीचर्स ऑफ ए बैकवर्ड इकोनॉमी। टोटली बैकवर्ड इकोनॉमी थी 1921 से पहले थी। धीरे धीरे 1921 के बाद धीरे धीरे जब भगत सिंह जी ने कुछ आंदोलन किए, आजाद चंद्रशेखर ने किए, वीर सावरकर साहब ने किए, इन लोगों ने जब आंदोलन किया, गांधी जी, नेहरू जी, यदि इनका नाम नहीं लूंगा तो हो सकता है कोई वीडियो देख के गलत मान जाए, लेकिन इन लोगों ने जब आंदोलन किया, थोड़ा लोग जागरूक हुए सुभाष चंद्र बोस और इनके प्रयासों से, भगत सिंह जी के, तो फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, बहुत ज्यादा, मतलब बर्थ रेट भारत का जो था वो बहुत ज्यादा था। इट रिफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1000 इन ए ईयर was nearly 48 per 1000 compared to 19 per 2017। मतलब 1000 लोगों में से 48 लोग ऐसे होते थे जिनके यहाँ बच्चे होते ही होते थे। डेथ रेट भी ऐसा ही था कि 1000 में 40 लोग मर भी जाया करते थे। क्यों? सुविधाएं नहीं मिलती थी भाई। अब ये तुम ज्यादा समझदार हो, तुम लोग खुद ही समझ लेना। बोथ दीज रेट्स वर हाई इंडिकेटिंग पुअर हेल्दी केयर, बैकवर्डनेस ऑफ कंट्री। भारत एक गरीब देश था, हेल्थ पर कोई खर्चा नहीं हुआ करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई खर्चा नहीं हुआ होता था इंडियंस के लिए। अंग्रेज अपने लिए सब कुछ करते थे पर इंडियंस के लिए नहीं होता था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब ये होता है बेटा कि 1 साल की उम्र से पहले ही बच्चा निपट जाता था।
और ये हमारे देश में बहुत ज्यादा था। 1000 मतलब 1 साल का बच्चा होता नहीं था उससे पहले ही निपट जाता था। इट वॉज अबाउट 218। देखो 1000 में 48 पैदा होते थे, 1000 में 40 निपट भी जाते थे, पर जो बचते थे उनमें से 1000 में से 218 लड़के तो 1 साल की उम्र पूरी नहीं करते थे, पहले ही निपट जाते थे। तो खाने पीने के साधन ही नहीं होता करते थे, उनका पालन पोषण ही नहीं हो पाता था। हम इतने गरीब होते थे जिसकी वजह से हम गरीब इकोनॉमी में काउंट हुआ करते थे। लिटरेसी रेट बिल्कुल ना के बराबर था। रीड एंड राइट अबव 7 एक रिस्ट्रिक्शन था कि आप 7 साल की उम्र के बाद ही स्कूल जाएंगे, लिखना पढ़ना उसके बाद ही सीखेंगे। और इतना था कि सिर्फ 16% या फिर यूं कहो सिर्फ पुरुष 16% और महिलाएं 7% ही पढ़ी लिखी हुआ करती थी, जो क्या दिखाता है कि हमारी इंडस्ट्री सोशली भी क्या थी, बैकवर्ड थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उम्र भी लोगों की कम होने लग गई, लगभग 44 साल 68 साल की उम्र में निपटना शुरू हो गए लोग। खाने पीने को ही नहीं मिलता था ना भाई, तो क्या करे आदमी, निपट ही जाएगा। पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ फैसिलिटी डॉक्टर की फैसिलिटी, इलाज वगैरह कुछ थे ही नहीं, जो भी थे वो सब अंग्रेजों के लिए थे या पैसे वालों के लिए थे, गरीबों के लिए कुछ नहीं था। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी हर जगह फैली हुई थी, एजुकेशन में, हेल्थ में, लिविंग स्टैंडर्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कम्युनिकेशन में, हर जगह गरीबी थी। पैसे मिलते ही नहीं थे, लोगों के पास होते ही नहीं थे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में लोग काम काज क्या करते थे? तो ब्रिटिश रूल के दौरान लोग क्या काम काज किया करते थे? देखो, तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द कॉलोनियल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स शोड लिटिल साइन ऑफ चेंज। थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ। द स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैन बी गिवन एज प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ओवर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी की खासियत ही क्या थी? एग्रेरियन यानी हमारी महारत ही किसमें थी? एग्रीकल्चर में। लगभग 70 to 75% लोग खेती ही करते थे, सिर्फ 10% लोग सर्विस सेक्टर में थे और 15 से 20% लोग सॉरी 70 से 75% लोग खेती करते थे, 10% लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे और 15 से 20% लोग सर्विस सेक्टर में हुआ करते थे। मतलब डॉक्टर, एजुकेटर, टीचर, ये काम सिर्फ 15 से 20% का था। चीजें बनाने का काम 10% लोगों का था और खेती करने का काम 75% लोगों का हुआ करता था। रीजनल वेरिएशन मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वेरिएशन थे, सबके अलग अलग थे। दो एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द मेजर सेक्टर, वर्क फोर्स एब्जॉर्ब्ड टिल parts of then Madras Presidency comprising state of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Bombay, West Bengal, decline in the workforce। इनके पास वर्क फोर्स ही नहीं था एग्रीकल्चर में काम करने के लिए। इंक्रीज धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग में हो गया और बाकी के जो पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, यहाँ पर तो खेती ही होती थी, मैन्युफैक्चरिंग थी ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था ये अब हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है बच्चों।